अगर हम पोर्तुगीज के बारे में बात करें तो वो फर्स्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए। एक बेहद ही खूबसूरत म्यूजियम है कॉलोनियल आर्किटेक्चर का, वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट एग्जाम्पल। इसके अंदर हमें 81 चोला ब्रोंज स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। अगर उन्होंने इंडिया पर रूल किया तो उन्होंने हमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स भी दिए जो आज भी अपने आप में बहुत ही यूनिक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। इस सीरीज में अब तक हम बहुत सारे एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस अपलोडेड एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप आई बटन पर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो आज के इस एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं कॉलोनियल आर्किटेक्चर को। आज हम पढ़ेंगे कि कॉलोनियल आर्किटेक्चर क्या है और इसके फेमस एग्जांपल्स कौन कौन से हैं और एग्जाम में कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप नाटा एंड जेबीआ के एग्जाम के लिए बहुत ही सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे कॉलोनियल आर्किटेक्चर के बारे में। क्लास में काफी बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि फारूक सर, कॉलोनियल आर्किटेक्चर क्या था, गेटवे ऑफ इंडिया उसका एग्जाम्पल क्यों है, या सर हम किस तरीके से उसको याद रख सकते हैं। सर आप तो बिल्डिंग को देख के बता देते हो कि ये बिल्डिंग किस आर्किटेक्चर स्टाइल में, लेकिन सर हमें याद क्यों नहीं रहता, हम किसी बिल्डिंग को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाते। तो चलो आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में आपके ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो आपने कॉलोनियल आर्किटेक्चर पर इससे पहले भी काफी बार कई वीडियोस देखे होंगे और यूट्यूब पर हजारों वीडियो हैं, लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको कॉलोनियल आर्किटेक्चर कभी भी याद और रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी मेमोरी में एक बार में ही फिट हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब समझेंगे कि ये कॉलोनियल जो वर्ड है इसका क्या मतलब है। तो कॉलोनियल का मतलब होता है जब कोई दूसरे देश से आकर, किसी दूसरे देश से आकर किसी और देश पर कब्जा कर ले, यहां वहां पर रूल करे, या वहां पर अपनी सत्ता बना ले, अपनी सरकार बना ले और उस जगह पर शासन करे, तो उसको हम कहते हैं कॉलोनियल। तो इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए और जब यूरोपियन पावर्स आई तो उन्होंने यहां पर अपनी सरकारें बनाई, यहां पर अपना राज किया। क्लियर? तो जब उन्होंने यहां पर राज किया तो यूरोपियन जो पावर्स थे उनमें 3 यूरोपियन पावर्स थी, फ्रेंच, पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश। तो स्पेशली ब्रिटिश के टाइम पर, ब्रिटिश रूल पर जो आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप हुई, उन सारे बिल्डिंग्स में जो स्टाइल बना, जो डेवलप हुआ, जो आपको आर्किटेक्चर के एग्जांपल्स देखने को मिले, उन सारी बिल्डिंग्स को, उस स्टाइल को हम कहते हैं कॉलोनियल आर्किटेक्चर। क्लियर? अगर इससे भी सिंपल अगर आप समझना चाहो तो आप इसको ऐसे समझो कि जब अंग्रेज आए भारत में और इंडिया में आकर अंग्रेजों ने अपना शासन किया और उस दौरान जो बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई और जो स्टाइल उन्होंने बनाया उसको हम कहते हैं कॉलोनियल आर्किटेक्चर। वो सारे बिल्डिंग्स और वो सारा आर्किटेक्चर स्टाइल। क्लियर? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज कॉलोनियल आर्किटेक्चर। लेकिन अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की, कि कोई आप 2 ऐसे एग्जांपल दे सकते हो जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर के बेस्ट एग्जांपल्स हो, तो यस, मेरे राइट साइड में आपको गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई दिख रहा होगा। क्लियर? तो ये आपका एग्जांपल है कॉलोनियल आर्किटेक्चर का। मेरे लेफ्ट साइड में आपको एक और बिल्डिंग दिख रही है, इसका नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। क्लियर? और ये दोनों बिल्डिंग कॉलोनियल आर्किटेक्चर के बहुत ही अच्छे एग्जांपल हैं। ओके, तो इन दोनों बिल्डिंग्स को बनाया ब्रिटिशर्स ने। क्लियर? और आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि इंडिया में जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर था वो स्पेशली ब्रिटिश रूल के टाइम पर ज्यादा डेवलप हुआ। क्लियर?
फ्रेंच और पोर्तुगीज दोनों का ही इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिलता है इंडिया के अदर स्टेट्स में, बट सबसे ज्यादा जो हमें मिलता है वो मिलता है ब्रिटिशर्स का। क्लियर? तो कॉलोनियल आर्किटेक्चर को जिन्होंने पीक पर पहुंचाया, जिनके सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलते हैं, जिनका सबसे ज्यादा योगदान कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, वो थे ब्रिटिशर्स। क्लियर? तो ब्रिटिश रूल के टाइम पर कॉलोनियल आर्किटेक्चर ज्यादा फ्लरिश हुआ। इसके साथ ही आपने सुना होगा कि अंग्रेज आए और उन्होंने इंडिया पर अपना रूल किया। अगर उन्होंने इंडिया पर रूल किया तो उन्होंने हमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स भी दिए जो आज भी अपने आप में बहुत ही यूनिक है। तो ब्रिटिशर्स ने जहां एक तरफ हमसे कुछ चीजें छीनी, तो वहीं उन्होंने एक तरफ हमें कुछ चीजें दी भी। तो उसी का एक पार्ट है, दैट इज कॉलोनियल आर्किटेक्चर। तो कॉलोनियल आर्किटेक्चर हमको मिला है ब्रिटिशर्स से, यानी कि अंग्रेजों से। तो चलिए अब हम इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। एंड नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड, दैट इज द इंट्रोडक्शन स्लाइड। चलिए अब हम कॉलोनियल आर्किटेक्चर के कुछ फैक्ट्स को समझ लेते हैं। तो देखिए, कॉलोनियल आर्किटेक्चर को बेसिकली जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने स्टार्ट किया, वो इंडिया में कॉलोनियल आर्किटेक्चर को लेकर आए। अब ये कॉलोनियल आर्किटेक्चर जो है आपका बेसिकली कई सारे स्टाइल्स को ब्लेंड करता है, जिसमें आपका पहला है यूरोपियन स्टाइल। क्लियर? एंड सेकंड है आपका इंडियन ट्रेडिशन या फिर इंडियन स्टाइल। ये इन दोनों स्टाइल्स को मिक्स करता है। अब यूरोपियन स्टाइल्स में तीन आते हैं, फ्रेंच, पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश। क्लियर? अब देखिए, इसके साथ ही ये शो करता है आपके कल्चरल एक्सचेंज को। तो कॉलोनियल आर्किटेक्चर केवल ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग के एलिमेंट्स को ही हमने ब्लेंड किया, बल्कि ये कल्चर एक्सचेंज को भी शो करता है। और राइट साइड पर अगर आप ये बिल्डिंग देखें, दिस इज विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि कोलकाता में लोकेटेड है, एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर। अगर हम बात करें पोर्तुगीज के बारे में, तो उन्होंने हमें क्या दिया? उन्होंने हमें डेकोरेटिव आर्ट से इंट्रोड्यूस किया। फ्रेंच की बात करें तो उन्होंने हमें पैलेस दिए। ब्रिटिश की बात करें तो उन्होंने पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर से इंट्रोड्यूस करवाया। और ये आर्किटेक्चर कौन सा जिससे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया? जो उनकी खुद की स्टाइल थी। चलिए, तो अब हम कॉलोनियल आर्किटेक्चर की टाइमलाइन को समझ लेते हैं। टाइमलाइन ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया, कि जब इंडिया में उन्होंने रूल किया तो उसकी टाइमलाइन क्या थी। क्लियर? तो फर्स्ट टाइमलाइन था पोर्तुगीज का। क्लियर? तो 1498 से 1961 तक रूल रहा आपके पोर्तुगीज का। अगर हम पोर्तुगीज के बारे में बात करें तो वो फर्स्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए। तो सबसे पहले पोर्तुगीज, फ्रेंच एंड ब्रिटिश, इनमें से कौन आया? तो आपके आए पोर्तुगीज। क्लियर? अब अगर हम इनके इन्फ्लुएंस को देखें, इनके स्टाइल को देखें, तो इनका मेजर इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है गोवा, दमन एंड दीव में। क्लियर? अब सेकंड आपके थे यूरोपियंस, डच। क्लियर? तो डच, इन्होंने क्या दिया? तमिलनाडु एंड केरला में इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ओके, अब इन्होंने बनाया क्या? तो इन्होंने ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए और अपने आप को सेफ करने के लिए, डिफेंस पर्पस के लिए इन्होंने बनाए थे फोर्ट्स, यानी कि किले। क्लियर? थर्ड में हम बात करेंगे ब्रिटिश की। तो 1757 से 1947 का जो टाइम था वो है ब्रिटिश का रूल टाइम। अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करें तो ब्रिटिश रूल कब स्टार्ट हुआ? तो ब्रिटिश रूल आपका स्टार्ट हुआ बैटल ऑफ प्लासी के बाद, यानी कि 1757 में वो स्टार्ट हुआ, उसकी शुरुआत हुई, उन्होंने यहां पर आना स्टार्ट किया। अब 1858 से 1947 का जो पीरियड है उसको हम लोग ब्रिटिश राज कहते हैं। क्लियर? इस टाइम उनका हमारे ऊपर पूरा शासन था, यानी कि वो पूरे इंडिया को गवर्न करते थे। क्लियर? तो 1858 से 1947 तक के पीरियड को हम ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। अगर कोई पूछे कि ब्रिटिश पीरियड कब से कब था, तो 1858 से 1947। तो 1947 तो सबको याद रहेगा क्योंकि हमें याद है कि हम आजाद हो गए थे, बट 1858 याद नहीं रहेगा, तो ये आपको याद करना है। क्लियर? नंबर 4, फ्रेंच।
फ्रेंच की अगर हम बात करें तो इनका मेन बेस हमें देखने को मिलता है पौंडीचेरी में, ठीक है। तो अगर आप फ्रेंच बिल्डिंग्स को देखना चाहते हो, फ्रेंच आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तब आपको जाना चाहिए पौंडीचेरी। अगर आप पौंडीचेरी में बिल्डिंग्स को देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप फ्रांस में हो। इसके साथ ही फ्रेंच पावर्स के हमें जो इन्फ्लुएंस है वो हमें तमिलनाडु और केरला में भी देखने को मिलते हैं। सो दिस वाज द टाइमलाइन ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर। अब हम बात करेंगे कॉलोनियल आर्किटेक्चर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसके कुछ फीचर्स के बारे में, कि जब हम इन बिल्डिंग्स को देखते हैं तो हम इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो काफी सारे स्टूडेंट्स क्लास में मुझसे पूछते हैं कि फारूक सर आपको बिल्डिंग्स याद कैसे रहती है, आप बता कैसे देते हो कि ये बिल्डिंग कॉलोनियल आर्किटेक्चर की है। तो देखो, अगर आप भी इन फीचर्स को ध्यान से समझोगे तो आप भी आइडेंटिफाई इजिली कर पाओगे। क्लियर। तो पहले तो आप इन सारे बिल्डिंग्स को एक बार ध्यान से देखो एंड देन उसके बाद ये मैं आपको फीचर बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सबने ये पिक्चर्स देख लिए, बट अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका सिमेट्री एंड बैलेंस। क्लियर। अब देखो, कॉलोनियल आर्किटेक्चर में जितने भी बिल्डिंग्स आप देखोगे उन बिल्डिंग्स में आपको सिमेट्री देखने को मिलती है। सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर मैं एक बिल्डिंग को वर्टिकली डिवाइड कर दूं, मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ किया, तो आप देखोगे कि जो मेरा लेफ्ट पोर्शन है वो मेरा राइट पोर्शन के जैसा है। सो दिस इज सिमेट्री। अब सिमेट्री के साथ एक और चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस। क्लियर। तो आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स हैं वही आपको राइट साइड में देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो जितना आपका डिस्टेंस यहां से यहां तक इस डोर के लिए लिया गया है, वैसे ही इस डोर के लिए भी सेम डिस्टेंस यहां से यहां तक लिया गया है। तो विजुअली आप जब एलिमेंट्स को बैलेंस करते हो तो वो आपका फीचर होता है कॉलोनियल आर्किटेक्चर का। तो पहला फीचर क्या है? सिमेट्री एंड बैलेंस। अब नेक्स्ट फीचर में हम बात करेंगे गेबल रूफ के बारे में। अब ये गेबल रूफ क्या है? तो देखो, गेबल रूफ बेसिकली ऐसे रूफ्स होती हैं जिनमें दो स्लोपिंग साइड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस रूफ को थोड़ा गौर से देखिए, तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व? ये रूफ एक पिच रूफ है, यानी कि वन साइड स्लोप एंड देन सेकेंड साइड स्लोप। अब आप देखोगे कि इसमें केवल दो ही साइड स्लोप है, तो ऐसी रूफ्स को हम कहते हैं गेबल रूफ। क्लियर। अब काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि सर अगर ये गेबल रूफ है तो सर हिप रूफ क्या होता है? देखो, हिप रूफ को हम ऐसे समझते हैं कि हिप रूफ बेसिकली ये आपका प्लान है, हम इसको बर्ड आई व्यू में देख रहे हैं। यानी कि मान लीजिए आप एक प्लेन के अंदर बैठे हो और आप इसके टेरेस को देख रहे हो, तो ये आपको कैसा दिखेगा? तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि एक स्लोप आपका इस डायरेक्शन में, दूसरा इस साइड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें आपको 4 स्लोपिंग साइड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो दिस इज योर हिप रूफ। लेकिन गेबल में आपको केवल 2 साइड्स में ही स्लोप देखने को मिलता है। तो गेबल रूफ्स आपका कॉलोनियल आर्किटेक्चर का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रल चिमनीज। अब ये सेंट्रल चिमनीज क्या होती है? कॉलोनियल आर्किटेक्चर में जो भी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी उनमें सेंट्रल चिमनीज दी जाती थी। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपके सेंट्रल चिमनी है। एंड नाउ द फोर्थ पॉइंट इज ब्रिक और वुड कंस्ट्रक्शन। तो कॉलोनियल आर्किटेक्चर में बिल्डिंग्स को बनाने के लिए ब्रिक और वुड दोनों ही यूज किए जाते थे, इसके साथ में स्टोन भी यूज किया जाता था। क्लियर। एंड द लास्ट पॉइंट इज नैरो विंडोज विद शटर्स। अब इसका मतलब क्या है? कॉलोनियल आर्किटेक्चर में जो विंडोज होती थी उनकी जो विड्थ होती थी वो कम होती थी इफ वी कंपेयर विद द हाइट। तो अगर मैं हाइट और विड्थ को कंपैरिजन करूंगा तो कॉलोनियल आर्किटेक्चर की विंडो होती है उनकी विड्थ कम होती है और हाइट ज्यादा होती है। अब इसके साथ में इन्होंने बोला कि शटर्स का यूज करते हैं। तो शटर बेसिकली क्या है? तो ये मेरा विंडो है। अब आप देखो विंडो के लेफ्ट में और राइट में कुछ पैनल्स आपको दिए हैं, तो इनको हम कहते हैं शटर्स। क्लियर। तो विंडो को आप बंद कर सकते हो कंप्लीटली। क्लियर। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर। अब सारे फीचर्स को हम थोड़ा और डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि अभी हमने केवल एक व्यू लिया जो कि बहुत
ज्यादा ब्रीफ में था, बट अब हम इनको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सिमेट्री एंड बैलेंस को हम सबसे पहले समझते हैं। तो अगर मैं सिमेट्री एंड बैलेंस की बात करूं तो सबसे पहले आप देखोगे कि एक सेंट्रल एंट्रेंस होता है। तो यहां पर मैंने गेटवे ऑफ इंडिया को लिया है और आप देखोगे कि जो एंट्रेंस है वो आपका सेंटर में है। और अगर मैं इसको वर्टिकली डिवाइड करूं तो लेफ्ट वाली मेरी साइड राइट वाली साइड के जैसा है। क्लियर। और अगर हम बैलेंस की बात करें तो विजुअल बैलेंस है, यानी कि यहां से जो इसका डिस्टेंस है, जो इसका साइज है, सेम आपको राइट साइड पर देखने को मिलता है। सो दिस इज विजुअल बैलेंस, कि जब आप देखते हो तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक चीज बहुत ज्यादा छोटी है या फिर एक चीज बड़ी है। क्लियर। तो विजुअली बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इवनली स्पेस्ड विंडो, कि जो भी आपके विंडोज होंगे वो इवनली स्पेस्ड होते हैं। क्लियर। अगर विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो फॉर्मल एंड ग्रैंड अपीयरेंस इसमें दी जाती है। तो आप देखोगे कि अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया को देखते हो तो इसमें बहुत ग्रैंड अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। एंड सिमेट्री एंड बैलेंस की वजह से आपको एफिशिएंट इंटीरियर लेआउट भी देखने को मिलता है। गेबल रूफ्स, अब गेबल रूफ्स को हम थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये जो पिक्चर्स है इसमें आपको जो रूफ दिख रही हैं, दीज आर योर गेबल रूफ। ठीक है, दो साइड्स गेबल स्लोप होता है, ये आपको याद रखना है आपके गेबल रूफ, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि 2 स्लोपिंग साइड्स होती है। अब ये जो आपके 2 स्लोपिंग साइड्स होती है बेसिकली एक ट्रायंगल बनाते हैं, जिसको हम लोग गेबल एंड भी कहते हैं। क्लियर। तो ये आपको एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, बेसिकली इसको हम गेबल एंड कहते हैं। अगर हम विजुअल इफेक्ट की बात करें तो ये इसको एक ट्रेडिशनल एंड क्लासिक लुक देते हैं। क्लियर। अगर कोई भी इस तरह के घर को देखता है तो एक बार को मन कर ही आता है कि हाँ काश अपना घर भी ऐसा होता। अगर हम गेबल रूफ की बात करें कि इसका फंक्शन क्या है, तो देखिए कभी भी अगर बारिश होती है या स्नोफॉल होता है तो इस पे स्नो एंड रेन जो है इजीली आपका स्लाइड हो जाता है। क्लियर। तो इट सेट्स वाटर इजीली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द गेबल रूफ। एंड नाउ द थर्ड फीचर, दैट इज द सेंट्रल चिमनी। ओके, अब सेंट्रल चिमनीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले की जो चिमनीज होती हैं उनको कॉर्नर्स पे फिक्स नहीं किया जाता है, कॉर्नर्स पे फिक्स नहीं किया जाएगा, उनको सेंटर में फिक्स किया जाता है। क्लियर। इसलिए हम उनको कहते हैं सेंट्रल चिमनी। और यहां पर इस फोटो में आपको 4 चिमनीज दिया गया है, बट जनरली बिल्डिंग के सेंटर में चिमनी को बनाया जाता है और ये चिमनी हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड नंबर 4, ब्रिक एंड वुड कंस्ट्रक्शन। कॉलोनियल आर्किटेक्चर में ब्रिक और वुड कंस्ट्रक्शन भी किया गया, तो आपको काफी सारे स्ट्रक्चर्स में ब्रिक और वुड दोनों भी देखने को मिलेंगे एंड आपको स्टोन का भी यूज देखने को मिलता है। अगर हम ब्रिक की बात करें तो ब्रिक से आपको विजुअल इफेक्ट मिलता है रस्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। क्लियर। रस्टिक लुक आपको मिल जाता है। उसके साथ अगर हम वुड की बात करें तो वुड से आपको एलिगेंस मिलता है, आपकी जो बिल्डिंग है वो थोड़ी एलिगेंट बनती है। और फंक्शन की बात करें तो ब्रिक आपका थोड़ा ड्यूरेबल है, वेदर रेजिस्टेंट है। एंड ब्रिक की एक खास बात है दैट इट गेट्स वार्मर इन विंटर एंड इट गेट्स कूलर इन समर। एंड नंबर 5, नैरो विंडोज विथ शटर्स। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी विंडोज होगी उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा होती है व्हेन वी कंपेयर विद द विड्थ। ओके, तो इसकी जो विड्थ होगी विंडोज की वो कम होगी, हाइट इसका डबल या उससे ट्रिपल भी हो सकता है। सो दीज आर योर नैरोज विंडो। और शटर जनरली प्लेस किए जाते हैं। क्लियर। ताकि विंडोज को कंप्लीटली बंद किया जा सके। और अगर हम बात करें कि विंडोज का पर्पस क्या है, तो ऑलरेडी क्लासरूम्स में भी जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो आपको मैं बोलता हूं LAV। ओके, पूरे विंडोज का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो LAV है, दैट इज लाइट, एयर मींस वेंटिलेशन एंड V मींस व्यू। क्लियर। सो लाइट, एयर, वेंटिलेशन एंड व्यू, ऐसे भी बोल सकते हो आप। क्लियर। तो चलिए, अब हमने कॉलोनियल आर्किटेक्चर के सारे फीचर्स को देख लिया, बट अब हम इन फीचर्स को बिल्डिंग्स में भी देखेंगे और इनके एग्जांपल्स को भी समझेंगे। तो हमारा पहला फेमस बिल्डिंग का एग्जांपल है द गेटवे ऑफ इंडिया। तो मेरे राइट साइड में जो आपको पिक्चर दिया गया है, दिस इज द गेटवे ऑफ इंडिया।
अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया को देखोगे तो ये आपका महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में लोकेटेड है और इसको ब्रिटिश टाइम के दौरान बनाया गया। ठीक है, तो इसको ब्रिटिशर्स ने बनाया यानी कि अंग्रेजों ने बनाया। अब बनाया क्यों? अगर वो कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमारे फायदे के लिए तो उन्होंने नहीं बनाया होगा, तो उन्होंने इसको बनाया था जब एक विजिट होने वाला था और इस विजिट के टाइम पर आने वाले थे किंग जॉर्ज द फिफ्थ एंड क्वीन मैरी। तो 1911 में आने वाले थे किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी, तो उनको वेलकम करने के लिए इन्होंने द गेटवे ऑफ इंडिया बनाया था। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसके आर्किटेक्ट के नाम को याद रखना। क्लियर? तो जॉर्ज विटेट आर्किटेक्ट थे द गेटवे ऑफ इंडिया के। अब द गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना चाहिए कि अगर हम इसके स्टाइल की बात करें तो इसका स्टाइल है इंडो सारा सैनिक। अब भी इंडो सारा सैनिक क्या है, तो जब हमने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पढ़ा था तो उसमें इंडियन आर्किटेक्चर प्लस इस्लामिक आर्किटेक्चर दोनों कंबाइन किया गया, दैट वाज द फ्यूजन। अब यहां पर क्या है कि इंडियन आर्किटेक्चर प्लस इस्लामिक आर्किटेक्चर प्लस यूरोपियन आर्किटेक्चर, इसमें आपका तीनों ही मिक्स हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड इंडो सारा सैनिक। क्लियर? तो द गेटवे ऑफ इंडिया आपका एग्जांपल है इंडो सारा सैनिक का। अब कॉलोनियल आर्किटेक्चर एक अम्ब्रेला टर्म है। क्लियर? अब उनके टाइम पर, ब्रिटिश के रूल के टाइम पर ही ये तीनों फ्लरिश हो रहे थे, तो इसीलिए इसको इंडो सारा सैनिक के स्टाइल में बनाया गया है। और अगर हम इसकी मटेरियल की बात करें तो येलो बेसाल्ट इसके लिए यूज किया गया। क्लियर? सो दिस इज योर द गेटवे ऑफ इंडिया बाय आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट। कॉलोनियल आर्किटेक्चर का हमारा दूसरा एग्जांपल है विक्टोरिया टर्मिनस, जिसको आज के टाइम पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। क्लियर? सो दिस इज योर विक्टोरिया टर्मिनस, इट मींस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। अब देखिए ये बेसिकली एक रेलवे स्टेशन है, मुंबई का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है विक्टोरिया टर्मिनस। अगर हम लोकेशन की बात करें तो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे इसको बनाया गया। ईयर कौन सा था? 1887। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने इसको डिजाइन किया था। और अगर हम इसके स्टाइल की बात करें तो इसका स्टाइल है विक्टोरियन गॉथिक रिवाइवल। क्लियर? अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो डोम, टरेट्स, आर्चेस, कार्विंग। अब टरेट क्या है आपका? टरेट बेसिकली टावर्स होते हैं आपके, स्मॉल टावर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर एंड द थर्ड एग्जांपल इज नोन एज विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि आपका कोलकाता में लोकेटेड है और व्हाइट मार्बल से बना बहुत ही सुंदर ये एक स्ट्रक्चर है एंड कोलकाता में क्या पूरे इंडिया में ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो चलिए, वेस्ट बंगाल में ये लोकेटेड है। किसके टाइम पर बना? ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे इसको बनाया गया। ईयर 1906 में इसको बनाया गया था। अब इसके आर्किटेक्ट कौन थे? विलियम इमर्सन एंड विंसेंट इसके आर्किटेक्ट थे। क्लियर? और किसकी मेमोरी में इसको बनाया गया? तो विक्टोरिया क्वीन की मेमोरी में इसको बनाया गया था। क्लियर? सो इट वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। और अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो इसका जो आर्किटेक्चर है वो ताजमहल से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। सो इट इज अ ब्लेंड ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर एंड मुगल आर्किटेक्चर। विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने में मकराना मार्बल का यूज किया गया। मकराना मार्बल बहुत फेमस मार्बल है। सो दिस इज व्हाइट मकराना मार्बल जो आपको विक्टोरिया मेमोरियल पर दिख रहा है, जिससे इसको क्लेड किया गया है। दिस इज व्हाइट मकराना मार्बल। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। अब बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस क्या है? तो बेसिकली ये एक चर्च है जो बहुत ही फेमस है एंड ये आपका ओल्ड गोवा में लोकेटेड है। इसको बनाया गया पोर्तुगीज एम्पायर के टाइम पर एंड किस ईयर में इसको बनाया गया? तो 1605 में इसको बनाया गया था। और अगर इसके आर्किटेक्ट्स की बात करें तो जूलियाओ सिमाओ एंड डोमिंगोस फर्नांडिस। इनका नाम बेसिकली इनके पोर्तुगीज लैंग्वेज में है, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ऑब्वियसली डिफरेंट होगा ही। तो आप चाहें तो इसका प्रोनाउंसिएशन
पोर्तुगीज में देख सकते हैं, उसको मेमोराइज कर सकते हैं, बट यहां पर जनरली मैंने इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को यूज किया है। क्लियर? अगर मटेरियल की बात करें तो लैटेराइट स्टोन का इसमें यूज किया गया है। और अगर इसके आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में बात करें तो बरोक आर्किटेक्चर इसका स्टाइल है। अब अगर आपको यह जानना है कि बरोक आर्किटेक्चर क्या है, तो इस पर हमारी एक सीरीज ऑलरेडी बनी हुई है, तो हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर की उस सीरीज को आप देख सकते हो। उसमें मैंने बरोक आर्किटेक्चर पर और काफी सारे अदर आर्किटेक्चर स्टाइल्स पर भी वीडियोस बनाए हुए हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसको ब्रिटिश रूल के टाइम पर बनाया गया था। और अगर हम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के आर्किटेक्ट के बारे में बात करें तो इनके आर्किटेक्ट का नाम है चार्ल्स जी ब्लॉमफील्ड एंड फ्रांसिस ब्लॉमफील्ड। अगर हम बात करें कि इसको बनाया क्यों गया था, तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट को महाराजा सवाई मानसिंह द सेकंड एंड महारानी गायत्री देवी को डेडिकेट किया गया है, उनके लिए इसको बनाया गया था। एंड फाइनली 1954 में इसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। और अगर इसके प्लान की बात करें तो बटरफ्लाई के शेप में इसका प्लान है एंड उसके साथ ही इसका जो डोम है दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम सांची स्तूपा। तो इसका जो ये डोम है इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम सांची स्तूपा। पौंडीचेरी म्यूजियम, पौंडीचेरी म्यूजियम एक बेहद ही खूबसूरत म्यूजियम है और ये कॉलोनियल आर्किटेक्चर का वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट एग्जांपल है। अगर हम पौंडीचेरी म्यूजियम की लोकेशन के बारे में बात करें तो ये पौंडीचेरी में लोकेटेड है और इसको फ्रेंच रूल के टाइम पर इसको बनाया गया था। तो अब भी अगर हम करंटली बात करें तो ये चर्च के जैसा लगता है, बट ये एक म्यूजियम है। और अगर हम बात करें कि इसके अंदर हमें कौन कौन सा कलेक्शन देखने को मिलता है, तो इसके अंदर हमें 81 चोला ब्रोंज स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, लॉस्ट वैक्स ब्रोंज पीस में देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो कॉलोनियल स्टाइल में ये बना हुआ है और जिसमें हमें कुछ फ्रेंच इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिलते हैं एंड इट इज अ 2 स्टोरी बिल्डिंग। So this is your पौंडीचेरी म्यूजियम। राजनिवास कॉलोनियल आर्किटेक्चर का एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आज भी अपने यूज में है एंड दिस इज राजनिवास जो कि पौंडीचेरी में लोकेटेड है। इसको फ्रेंच रूल के टाइम पर बनाया गया था और इसके आर्किटेक्ट है पियरे बोनोइट ड्यूमस। जब इसको बनाया गया था तो उसको बनाया गया था एज अ रेजिडेंस ऑफ द फ्रेंच गवर्नर, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो करंट अगर यूज की बात करें तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी का रेजिडेंस है। और अगर इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इट इज अ क्लासिक फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर। सो दिस इज योर राजनिवास। और अगर इसके डिजाइन की बात करें तो इसका जो डिजाइन है दैट इज रेक्टेंगुलर इन प्लान। इसका जो प्लान है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, सेंटर में एक कोर्टयार्ड प्रोवाइड किया गया है, आर्च को यूज किया गया है विंडोज के लिए। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर इसके फ्रंट में भी आर्चेस हैं और इसके इंटरनल विंडोज में भी आपको आर्च देखने को मिलते हैं। एंड नाउ द लास्ट एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर इज चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो ये जो रेलवे स्टेशन है ये चेन्नई का एक बहुत ही फेमस रेलवे स्टेशन है एंड इसको ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पर बनाया गया था। अगर हम इसके आर्किटेक्ट की बात करें तो इसके आर्किटेक्ट हैं जॉर्ज हार्डिंग। और अगर हम इसके आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में बात करें तो ये गॉथिक रिवाइवल स्टाइल पर बनाया गया है, गॉथिक रिवाइवल। तो गॉथिक रिवाइवल स्टाइल पर इसको बनाया गया है। अगर मटेरियल की बात करें तो इसको बनाने के लिए रेड ब्रिक्स को यूज किया गया है। क्लियर? रेड ब्रिक्स को यूज किया गया। So this is Chennai Central Railway Station example of colonial architecture. So that's it for today's episode. I hope कि आप सबको आज का हमारा ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। आज के इस एपिसोड में हमने कॉलोनियल आर्किटेक्चर के बारे में बहुत कुछ सीखा, हमने इसकी काफी सारे एग्जांपल्स को स्टडी किया
उनके आर्किटेक्चर स्टाइल्स को देखा और इसके बहुत सारे फीचर्स को देखा। एंड आई एम श्योर कि इसमें काफी सारी ऐसी बिल्डिंग जो आपने ऑलरेडी देख रखी होंगी, लेकिन आपको कभी पता नहीं होगा कि दे आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर। तो इस एपिसोड में हमने पूरी कोशिश की कि हम आपको कॉलोनियल आर्किटेक्चर के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल में पढ़ा सके और उनके एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर सके, लेकिन YouTube पर हमारे लिए ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप नाटा इन JBA पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आप केवल इन्हीं वीडियोस को देखकर अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हो, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। आप इन वीडियोस के थ्रू, इन वीडियोस को देखकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई तो कर सकते हो, लेकिन आप अपने एग्जाम को कभी टॉप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको स्ट्रक्चर्ड वे में, प्रॉपर गाइडेंस के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ आपको तैयारी करनी होगी। और क्लास के दौरान या बुक से रिलेटेड या किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए। जिस स्टूडेंट के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, टॉप में केवल वही जाते हैं। तो अगर आप भी एक टॉपर बनना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो SSAC यानी कि स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। SSAC एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, जिसका मतलब है आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में बैठे हुए अपनी तैयारी को कर सकते हो। और इसके साथ ही हमारे जो टाइम्स हैं वो 8 PM to 10 PM है, जिसका मतलब है कि ये आपके एकेडमिक्स को भी डिस्टर्ब नहीं करता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि हम अपनी क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, तो उसके लिए आप अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। अब डेमो क्लास बुक करने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। मेथड नंबर 1, स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो और अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। लेकिन इसके साथ ही अगर आप दूसरा तरीका जानना चाहते हो तो आपको सबसे पहले गूगल पर जाना होगा और हमारी वेबसाइट है SSACinstitute.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो, राइट हैंड साइड पर आपको एक टैब दिखता है डेमो क्लास का, और जैसे ही आप डेमो क्लास के टैब पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाती है। तो करना आपको सिर्फ इतना है कि आपको इस फॉर्म को फिल करना है। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती हैं, जैसे आपका नाम, ये फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और करंटली आप क्या कर रहे हो, और उसके साथ ही आप किस कोर्स में इंटरेस्ट हो, क्या आप नाटक की तैयारी करना चाहते हो या फिर आप JBA की तैयारी करना चाहते हो। जैसे ही आप ये सारे डिटेल फिल करते हो तो बुक हो जाती है आपके लिए एक फ्री डेमो क्लास। और इसके साथ ही अगर आप और भी कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहते हो कि आप किस किस तरह के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको कोर्सेज पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप कोर्सेज पर क्लिक करते हो, इसमें एक लिस्ट ओपन हो जाती है। इस लिस्ट में से आप अपने हिसाब से वो कोर्स चूज कर सकते हो। जैसे अगर आप नाटा इन JBA के लिए लाइव कोचिंग लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप क्लास में प्रेजेंट रहो, लाइव क्लास अटेंड करो, तो आप उसके लिए ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप खुद से तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप नाटा इन JBA का सेल्फ प्रिपरेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके अलावा अगर और भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें डायरेक्टली हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे स्क्रीन पर विजिबल है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।